हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स, जहां पे हम लेके आते हैं आपके लिए क्लास 11 एंड क्लास 12 के कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स की इन डिटेल्ड वीडियोस। मैं हूं अंशिता जिंदल, आप लोगों की इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज की टीचर, एंड आज मैं आपके लिए लाई हूं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट की वन शॉर्ट वीडियो। इससे पहले हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को कवर किया है, हमारी प्रीवियस वीडियोस आप जाके देख सकते हो। ये रहेगी हमारे चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट की वन शॉर्ट वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग से कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। सो देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल, किसका सम टोटल? ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance। देखो क्या बोला गया है, कह रहे बिजनेस एनवायरनमेंट की जब मैं बात करती हूँ ना, तो मैं बिजनेस एनवायरनमेंट में सभी लोगों को, सभी इंस्टीट्यूशंस को या कोई भी ऐसी फोर्स, उन सबको मैं इंक्लूड करती हूँ। कौन सी? जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, बट फिर भी वो मुझे, मेरे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी कंपनी जो भी मेरे बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, पर फिर भी वो मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस को पॉजिटिवली, नेगेटिवली किसी ना किसी तरीके में अफेक्ट करेगा, तो मैं क्या बोलूंगी? वो मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखो, ठीक है, कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसमें आप इंडिविजुअली शायद ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, पर स्टिल वो पोल्यूशन आपको अफेक्ट करेगा, तो हम क्या बोलते हैं? ये नेचर है, ये हमारा एनवायरनमेंट है। सिमिलरली बिजनेस की अगर मैं बात करूं कि बिजनेस है, अब बिजनेस किसी कॉम्पिटिटर को आने से रोक नहीं सकता, पर जैसे ही कोई कॉम्पिटिटर आएगा, इस बिजनेस के डिमांड को, इसके प्राइजेस को, इसकी परफॉर्मेंस को, बहुत सारी चीजों को अफेक्ट होगा। सो ऐसी चीजें जिनको एक बिजनेस होने से रोक नहीं सकता, दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, पर फिर भी वो बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। बिजनेस सिर्फ इतना कर सकता है कि अपने आप को थोड़ा सा तैयार करके रख सकता है एडवांस में उसके अफेक्ट के लिए, लेकिन बिजनेस उस घटना को होने से रोक नहीं सकता। सो ऐसी सारी चीजें जो एक बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, पर फिर भी एक बिजनेस को अफेक्ट करेंगी, उन सभी चीजों के सम टोटल को हम क्या बोलेंगे? कि वो एक बिजनेस के एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ठीक है जी। ओके, अगली चीज हमारे पास आती है बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स। के फीचर्स क्या हैं इसके? तो देखो, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सम टोटल, जितनी भी चीजें हैं जो आउटसाइड कंट्रोल ऑफ बिजनेस है पर अफेक्ट करेंगे, उन सभी चीजों का सम टोटल। वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, जैसे कोई इंडिविजुअल कस्टमर हो गया, कोई इंडिविजुअल सप्लायर हो गए, या वो कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, हमारा कॉम्पिटिटर हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, उन सबका सम टोटल। एंड दूसरा वर्ड हमने यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल भी मैंने आपको बताया कि बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होगा। सो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। दूसरी चीज आती है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखो, कुछ फोर्सेस स्पेसिफिक होंगे, कुछ फोर्सेस जनरल होंगी। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि अगर कोविड आया था, तो कोविड ने सिर्फ मेरे बिजनेस को अफेक्ट नहीं किया था, कोविड ने दुनिया भर के हर बिजनेस को अफेक्ट किया था। तो ये होता है एक जनरल फोर्स जो हर बिजनेस को, जो एवरी बिजनेस, हर एक बिजनेस को अफेक्ट करती है, वो होती है जनरल फोर्स। लेकिन सिमिलरली मैं बोलती हूँ, मेरे अकेले सिर्फ और सिर्फ मेरे कस्टमर्स जो सिर्फ और सिर्फ मेरे बिजनेस से खरीद रहे हैं, सिमिलरली मेरे कस्टमर्स हो गए, मेरे एम्प्लॉइज हो गए, या फिर मेरे ही बिजनेस के इन्वेस्टर्स हो गए, ये सब लोग तो यार मेरे हैं ना पर्टिकुलरली। अगर मेरे एम्प्लॉइज छोड़ के गए, उससे किसी दूसरे बिजनेस को तो कोई लेना देना नहीं है, मेरे ही बिजनेस का घाटा होगा। तो इन सभी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? ये सारी फोर्सेस क्या हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस हैं। ठीक है, जनरल फोर्सेस जो हर बिजनेस को सेम तरीके से अफेक्ट करेंगी, जैसे कि कोविड आया, या फिर गवर्नमेंट ने इन जनरल कोई लेजिस्लेशन पास कर दिया, कुछ एनवायरमेंट चेंजेस हुए। लेकिन स्पेसिफिक फोर्स क्या होगी? ऐसी फोर्स जो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही बिजनेस को अफेक्ट करेगी, जैसे कि मेरे खुद के कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, या गवर्नमेंट ने कोई लेजिस्लेशन पास करी मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड, मेरे बिजनेस से रिलेटेड, वो सबको इम्पैक्ट नहीं करेगी। ठीक है,
तो तीसरा आता है हमारे पास इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस मतलब कि हमारे पास बहुत सारे बिजनेस एनवायरनमेंट में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, और ये सारी डायमेंशंस, ये सारी चीजें आपस में क्या होती है, इंटर रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बोलती हूँ कि लोगों का आजकल जो है हेल्दी चीजों की तरफ जो है ज्यादा मूड होने लग गया है, लोग आजकल हेल्दी चीजें ज्यादा प्रेफर करते हैं, और अगर मेरा बिजनेस इसी चीज में है तो मेरे बिजनेस के लिए जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, तो सोसाइटी में इम्पैक्ट आने की वजह से मेरे बिजनेस के इकोनॉमिक्स पे, मेरे बिजनेस के प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो हमारे जो सोशल एलिमेंट्स हैं, हमारे इकोनॉमिक एलिमेंट्स है, पॉलिटिकल एलिमेंट्स है, टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स है, ये सारे डायमेंशंस आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, एक की वजह से दूसरा भी इम्पैक्ट हो सकता है। फिर अगली चीज आती है डायनामिक नेचर। डायनामिक का क्या मतलब होता है, हमने शायद पहले भी पढ़ा हुआ। डायनामिक मतलब चेंज। रेगुलरली बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। अब देखो कोई भी चीज सेम नहीं रहती, कभी भी हमारे सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कभी दिवाली आई तो दिवाली के टाइम पे हर चीज की डिमांड ज्यादा होगी, दिवाली से पहले भी कम होगी, उसके बाद भी कम हो जाएगी। सिमिलरली मैं बोलती हूँ सर्दियां आई तो अलग कुछ होगा, गर्मियों में किसी अलग चीज की डिमांड होगी। सिमिलरली मैं बोलती हूँ कभी हमारी सरकार बदल जाएगी, अगर सरकार बदल गई तो देश में बहुत कुछ बदल जाएगा। सिमिलरली कभी क्रिकेट का मैच आ सकता है, सिमिलरली कभी कोविड आ सकता है, बहुत सारी चीजें ऑन अ डेली बेसिस कुछ ना कुछ बदलता रहता है। कहीं पे वॉर हो जाती है, कहीं पे कुछ हो जाता है, कहीं डिमांड सप्लाई में चेंजेस आते हैं, तो बहुत कुछ ऑन अ डेली बेसिस बदलता रहता है जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, चेंज होता रहता है, एक डायनामिक नेचर की चीज है। अगली चीज क्या आती है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब कुछ नहीं आता पता फ्यूचर में क्या होगा, किसी को नहीं पता। फ्यूचर में कभी कुछ भी हो सकता है, हमें प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, हमें लॉसेस भी हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे मुझे लॉस हो जाए। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में कोई नया कॉम्पिटिटर आ सकता है मार्केट में मेरा, जिससे मुझे लॉस होने के चांसेस है, या फ्यूचर में सरकार मेरे पक्ष में, मेरे बिजनेस के साइड कोई लेजिस्लेशन पास कर सकती है जिससे मेरे बिजनेस को फायदा हो सकता है। तो किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, अनसर्टेनिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती है। जैसे मैंने आपको बोला, इसमें सोशल एनवायरनमेंट आएगा, इसमें इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट आएगा, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो इन सबको एक साथ समझना, इन सबके इम्पैक्ट को समझना, इनके लिए सोल्यूशंस क्या होंगे, सबको एक साथ समझना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना। एंड लास्ट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट ना सबको अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर यूएसए में आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें अलग चीजें होंगी। सिमिलरली अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में अलग चीजें होंगी। तो इट डिपेंड्स। इवन इंडिया में भी अगर तुम बड़े शहर में टियर 1 में बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस एनवायरनमेंट में अलग चीजें होंगी, अगर टियर 2, टियर 3 में बिजनेस कर रहे हो तो अलग चीजें होंगी। तो रिलेटिविटी मतलब जगह के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, कभी वॉर है तो अलग सिचुएशन होगी, कभी कुछ है, जगह, टाइम, बहुत सारी चीजों के अकॉर्डिंग आपकी सिचुएशन बदलेगी, जिसके अकॉर्डिंग आपके जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चीजें हैं, जो डायमेंशंस है, जो भी चीजें इंपैक्ट कर रही है बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे। ये सारे हो गए जी हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। टोटल 6-7 फीचर्स आपको याद करने हैं। आई थिंक काफी आसान चैप्टर है। इवन आपकी पूरी क्लास 12 में वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर आपको जो देखने को मिलेगा वो बिजनेस एनवायरनमेंट का ही देखने को मिलेगा। चलो अगली चीज आते हैं मेरे पास इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या आती है, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब देखो कई बार ना आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जैसे कि मैं बोलती हूँ कोविड आया तो बहुत सारी कंपनीज के लिए ये एक थ्रेट था कि उनको ऑफलाइन बिजनेस खत्म हो जाएगा, पर एजुकेशन की कंपनीज के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो ऑनलाइन बिजनेस अपना नया स्टार्ट कर सकती हैं। तो जिस कंपनी ने जितना जल्दी ऑनलाइन बिजनेस उस टाइम शुरू किया उसने उतनी जल्दी कस्टमर्स एक्वायर कर लिए। तो बोला क्या जा रहा है कि बहुत बार आपकी इंडस्ट्री में कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, अब इंडस्ट्री में है तो बहुत सारे लोग, कॉम्पिटिटर्स तो बहुत सारे, जिस कॉम्पिटिटर ने सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लिया, सबसे पहले एक्शन ले लिया, वो सबसे आगे निकल जाएगा, उसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे, आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई पहले ही कर लोगे और अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल के फर्स्ट मूवर
सबसे पहले मूव करके, सबसे पहले एक्शन लेके आपको क्या है, एडवांटेज मिल जाएगी। दूसरी चीज आती है, इट हेल्प्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। जैसे अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कई बार थ्रेट भी आते हैं। जैसे मैंने बोला कोविड है, तो कोविड मोस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए एक थ्रेट था कि वो अपना ऑफलाइन बिजनेस नहीं चला पाएंगे। तो हर वो कंपनी जिसने एडवांस में समझ लिया कि अगर चाइना में कोविड आया है, इंडिया में भी आ सकता है, हमें भी इम्पैक्ट हो सकता है, तो हर वो कंपनी जिसने पहले ही एडवांस में समझ लिया बिजनेस एनवायरनमेंट को, उसको समझ आ गया कि एक थ्रेट, एक मुश्किल हमारे लिए सामने आ रही है जिसका सोल्यूशन हमें चाहिए होगा, उन्होंने एडवांस में काम करना शुरू कर दिया होगा और उन्होंने उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर लिया होगा, अपने लॉस को कम से कम मिनिमाइज जो है कर लिया होगा। सो जैसे आपको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है बिजनेस एनवायरनमेंट, वैसे ही आपको थ्रेट आइडेंटिफाई करने में भी मदद करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे, सबसे आगे रहोगे। अगली चीज आती है, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। फिर से देखो, एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ लेबर भी है अगर, ठीक है, इंजीनियर्स हैं या टीचिंग की इंडस्ट्री में टीचर्स है, जो सबसे टॉप, सबसे बेस्ट लेबर आपको मिलेगी वो कब मिलेगी, जब आप अगर शुरुआत में ही आप सबको जो है टैप कर पाओगे, शुरुआत में ही अगर आप सारी लेबर को ले जाओगे तो सबसे बेस्ट लोग आपकी कंपनी में आएंगे। तो अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लिया तो आप क्या करोगे, जल्दी एक्शन लोगे, और जल्दी एक्शन लोगे तो जितने भी अच्छे वाले रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, जैसे कि अगर लेबर है तो जितने भी अच्छे इंजीनियर्स होंगे, अच्छे टीचर्स होंगे, वो आपकी कंपनी में आ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में क्या होती है, कॉलेज में प्लेसमेंट होती है। अब कॉलेज प्लेसमेंट में जिस कंपनी ने जल्दी समझ लिया कि इस कॉलेज की प्लेसमेंट होने वाली है, वो सबसे पहले चली जाएगी उस कॉलेज में प्लेसमेंट देने के लिए, और जो भी कंपनी जल्दी जाएगी उस कंपनी में पूरे कॉलेज के सबसे अच्छे बच्चे सब लोग अप्लाई करेंगे। तो जो भी कंपनी पहले आएगी वो सबसे पहले अच्छे बच्चों को जो है लेकर चली जाएगी अपने साथ, अपने अच्छे बच्चों को जॉब दे देगी। सो आपको अगर अच्छे ये रिसोर्सेज को टैप करना है, यूजफुल रिसोर्सेज अगर आपको चाहिए अपने कॉम्पिटिटर से पहले, तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एडवांस में ही समझ लो। अगली चीज आती है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर आपको अपनी कंपनी में प्लानिंग करनी है, कैसे करोगे, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ के। कंपनी में कोई भी पॉलिसी बनानी है, कैसे बनाओगे, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ के। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझे बिना प्लानिंग भी नहीं कर सकते, पॉलिसी भी नहीं बना सकते। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। अपने एम्प्लॉइज की, अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत जरूरी चीज हमें क्या चाहिए कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है हमें उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट इन एनी केस तुम्हें अफेक्ट तो करेगा ही। हमने क्या बोला था कि बिजनेस एनवायरनमेंट की चीजें हमारे बिजनेस से बाहर है, पर हमने बोला था फिर भी अफेक्ट तो वो मेरे बिजनेस को करेगी। अब देखो, तुम्हारे ऊपर है, तुमने एक्शन लिया तो उसके इफेक्ट से बच जाओगे, एक्शन नहीं लिया इफेक्ट तो वो फिर भी तुम्हें करेगी, तो तुम्हारा लॉस हो सकता है। सो इससे बेटर ये है ना कि तुम एडवांस में बिजनेस एनवायरनमेंट को समझो और उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सको, अपने लॉस को मिनिमाइज कर सको, ठीक है ना। सो बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर समझोगे, अपॉर्चुनिटी जल्दी आइडेंटिफाई कर लोगे, थ्रेट्स को भी जल्दी आइडेंटिफाई कर लोगे। सिमिलरली रिसोर्सेज, सबसे पहले सबसे अच्छे रिसोर्सेज तुम लेके जा सकते हो। प्लानिंग और पॉलिसी बनाने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट चाहिए, और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए भी तुम्हें बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद हमारे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से शुरू होती है, जो कि है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कि बिजनेस एनवायरनमेंट में आता क्या क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। सो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमें पढ़नी है, जिनको हम एक एक करके आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। इकोनॉमिक, देखो तुम्हें ना समझ आ रहा होगा इकोनॉमिक वर्ड से कि थोड़ा थोड़ा ये पैसे से रिलेटेड रहने वाला है, इकोनॉमी से रिलेटेड रहने वाला है हमारा ये वाला एनवायरनमेंट। सो इट इंक्लूड्स all those forces of business environment which have economic impact। जिन भी चीजों का economic impact होता है बिजनेस पे, वो economic environment में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट, कि लोन का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, वो भी एक बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, बिजनेस की लोन की कैपेबिलिटी को
इम्पैक्ट करेगा। इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आप अपने प्राइसेस को चेंज करोगे। चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स की इनकम कम ज्यादा हो रही है, अगर कंज्यूमर्स की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो वो डिमांड कम करेंगे, आपका सामान कम खरीदेंगे, और अगर कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ेगी तो वो आपका सामान ज्यादा खरीदेंगे। तो आप डिस्पोजेबल इनकम देखो, उस अकॉर्डिंग डिमांड देखो, उसी अकॉर्डिंग सप्लाई करो, उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करो। सो वो सारी चीजें जो भी आपके बिजनेस पे क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट डाल रही हैं, वो सारी चीजें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएंगी। अगर तुम्हें इन चीजों का नाम नहीं याद रहता तो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा सोल्यूशन है मेरे पास कि तुम्हें इकोनॉमिक्स के जो भी चैप्टर्स याद हो उन चैप्टर्स का नाम लिख दो। जैसे तुम्हारे इकोनॉमिक्स में चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, तो उसमें इंटरेस्ट रेट आता है। जैसे तुम्हारे इकोनॉमिक्स में चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, वो तुम लिख सकते हो कि डिमांड एंड सप्लाई बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। हमारे इकोनॉमिक्स में चैप्टर है नेशनल इनकम, तो लोगों की इनकम कैसे इम्पैक्ट करती है, तो आप इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स से यहाँ पे जो है उनके चैप्टर्स के नाम लिख सकते हो और उन्हीं सारी चीजों को आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में डाल सकते हो कि वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। चलो अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के मेजर एलिमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहली चीज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम क्या देख सकते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, कि हमारे देश में कैसा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है। जैसे कि कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास कैपिटलिस्ट, जिसमें बिजनेस का अपनी मर्जी से बिजनेस सब कुछ कर सकता है, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। ऐसे एक होता है सोशलिस्ट, ये एक ऐसी कंट्री का सिस्टम होता है जहां पे गवर्नमेंट का पूरी तरीके से इंटरफेरेंस होता है, प्राइवेट लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। एंड लास्टली तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जो इंडिया का भी है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं, दोनों मिलकर जो है इकोनॉमी में बिजनेस में काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक सिस्टम आपकी कंट्री का कैसा है वो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। सिमिलरली आपके देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी है, ठीक है, आप कुछ देशों की इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी होती है जो बिजनेसमैन को जो है इम्पैक्ट, जो बिजनेसमैन को बिजनेस नहीं करने देना चाहती। कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जो बिजनेस आपको खुल के करने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में भी आफ्टर इंडिपेंडेंस प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ऐसी पॉलिसीज लगाई गई थी जो बिजनेसमैन के लिए बहुत मुश्किल कर दिया था जिन्होंने बिजनेस करना। जैसे कि आपने इंडियन इको में पढ़ा होगा कि 1991 से पहले इंडिया में क्या था, लाइसेंसिंग की इकोनॉमिक पॉलिसी थी, तो उसकी वजह से बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। पर उसके बाद हमारी पॉलिसी क्या आई, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई, जिसकी वजह से बिजनेस करना बहुत आसान हो गया। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज भी एक बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। एंड लास्टली हमारे पास तीसरी चीज आती है इकोनॉमिक कंडीशन आपकी कंट्री की कैसी है। कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जो क्या होती हैं, अंडर डेवलप्ड होती हैं, ठीक है। कुछ क्या होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं जैसे कि इंडिया है, और कुछ क्या होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज में एक बिजनेस के लिए बहुत अच्छा स्कोप होता है, डेवलप्ड कंट्रीज में आप बिजनेस जो है बहुत अच्छे से कर सकते हो। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ऑन दी अदर हैंड लोगों की इनकम बहुत कम होती है, लोग बहुत गरीब होते हैं, तो इवन इफ आप बिजनेस करोगे भी आपको डिमांड नहीं मिलेगी, आपका प्रोडक्ट कोई खरीद नहीं पाएगा। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, इनमें बहुत ज्यादा अच्छा स्कोप होता है बिजनेस करने का, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ग्रो कर रहे होते हैं, अभी डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, तो लोगों की इनकम बढ़ रही होती है, लोग गरीबी से अमीरी की तरफ जा रहे होते हैं, मिडिल क्लास की तरफ जा रहे होते हैं, तो डिमांड यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ती है, जैसे कि इंडिया के केस में हमें देखने को मिलता है। तो आपके देश में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है, कैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज है आपके देश में, कैसी इकोनॉमिक कंडीशंस है आपके देश में, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है एक बिजनेस को, और यही सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती है, एक बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती है। अगली चीज इसके बाद मेरे पास दूसरा आता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल वर्ड से मतलब समझ आ रहा है कि सोसाइटी से रिलेटेड है, सोसाइटी के ट्रेडिशंस, कल्चर्स, इन चीजों से रिलेटेड है। सोशल एनवायरनमेंट में देखो हमारे पास क्या आ रहा है, इट इंक्लूड्स ऑल दोस फोर्सेस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट दैट आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी इन विच द बिजनेस ऑपरेट्स। आप जिस सोसाइटी में अपना बिजनेस कर रहे हो उस सोसाइटी के ट्रेडिशन, कल्चर कैसे हैं, लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, उसको भी, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है एक बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में आप देखोगे तो मैकडोनल्ड्स है, और ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, बर्गर किंग, इनके अगर आप इंडिया के मेन्यू को देखोगे तो इंडिया के मेन्यू में आपको बीफ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में वो नहीं खाते हम लोग। बट यही पे अगर आप इनके फॉरेन के मेन्यू देखोगे तो कई कंट्रीज में ये लोग बीफ प्रोडक्ट्स जो है सर्व करते हैं। सो दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन सोसाइटी, कि इंडियन सोसाइटी में ये लोग बीफ नहीं सेल कर सकते, हम लोग जो है बीफ को प्रेफर नहीं करेंगे, हम लोग जो है, हमारे लिए जो है
काउ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी सोसाइटी के ट्रेडिशंस का. सो दैट इज व्हाई हर कंट्री में जो बिजनेस है वो उस कंट्री की सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलता है. सिमिलरली कई बार क्या होता है कि जो बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स होते हैं, ये लोग कई बार क्या करते हैं, नवरात्रि के टाइम पे नॉन वेज वाला अपना जो पोर्शन है वो अपने मेन्यू से हटा देते हैं, सिर्फ वेजिटेरियन पोर्शन रखते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन आवर फेस्टिवल्स, आवर ट्रेडिशंस, आवर कल्चर्स, अ बिजनेस हैज टू चेंज इटसेल्फ. बिजनेस को अपने आप को बदलना पड़ता है टाइम टू टाइम, सो दैट सोसाइटी के लोग उसको एक्सेप्ट कर सके. क्योंकि अगर सोसाइटी ने एक बार बिजनेस को डिक्लाइन कर दिया, बिजनेस को मना कर दिया कि हम तुम्हारे से कुछ नहीं खरीदेंगे, तो वो बिजनेस उस सोसाइटी में चल नहीं सकता. तो इसमें क्या आता है, एक सोसाइटी के ट्रेडिशंस, एक सोसाइटी के वैल्यूज. जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो है काऊ को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, जिसकी वजह से बीफ इंडिया में कोई भी कंपनी जो है नहीं बेच सकती है. सिमिलरली सोशल ट्रेंड्स, सिमिलरली हमारा कल्चर, हमारे फेस्टिवल्स, ये सारी चीजें जो है एक सोसाइटी में इंक्लूडेड होती है. और ये सारी ही चीजें एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बिजनेस भी इन्हीं सभी के अकॉर्डिंग काम करेगा, तभी एक बिजनेस जो है डिमांड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बना सकता है, तभी उसके प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल हो सकते हैं. सिमिलरली अगला हमारे पास आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. फिर से नाम से समझ आता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एनवायरनमेंट है ये मेरा. इट इंक्लूड्स फोर्सेस relating to the scientific improvements and innovations in the technology. हमारे जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, कुछ इनोवेशन उसमें आ रहा है, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है. तो जैसे हमने बोला कि अभी चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया, उसकी वजह से बिजनेस करना काफी आसान हो गया, काफी चीजें इंप्रूव हुई हैं. तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स की वजह से भी जो है एक बिजनेस को काफी ज्यादा चेंजेस अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आता है, इट इंक्लूड्स टू थिंग्स. नंबर 1 आता है डिस्कवरिंग द न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. मान लो आप जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, वही वाली सेम गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस करनी है, पर उनको प्रोड्यूस करने का भी एक नया, एक बेटर तरीका, एक कम कॉस्ट वाला तरीका आपको मिल गया, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है ना. ऑब्वियसली आप नए तरीके यूज करो. एंड नंबर 2, डिस्कवरिंग न्यू वेज ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस. बिजनेस चलाने के नए तरीके आपको टाइम टू टाइम मिल सकते हैं. अब देखो, बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट यही है कि जब भी कोई नया तरीका आए प्रोडक्शन का या बिजनेस को ऑपरेट करने का, तो बिजनेस को उस नए तरीके को अपना लेना चाहिए. क्योंकि यूजुअली इनकी वजह से क्या होता है, या तो आपका टाइम कम लगता है, या फिर आपकी कॉस्ट कम लगती है, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है, वो पहले से ज्यादा इंप्रूव हो जाती है. तो इन सब की वजह से क्या होता है ना, बिजनेस बेटर होता है, बिजनेस के प्रॉफिट्स बेटर होते हैं, बिजनेस के प्राइसेस कम हो पाते हैं. एंड जिस कॉम्पिटिटर ने सबसे पहले नई टेक्नोलॉजी को अपना लिया, वो कॉम्पिटिटर आगे निकल जाएगा, बाकी के पीछे रह जाएंगे. सो इट्स बेटर कि तुम पहले ही टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स को अपना लो. अगली चीज मेरे पास आती है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. फिर से नाम से समझ आता है पॉलिटिक्स से रिलेटेड हमारा ये एनवायरनमेंट रहने वाला है. सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री. हमारी कंट्री में स्टेबिलिटी कैसी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कंट्री में पीस की सिचुएशन कैसी है, कंट्री में स्पेसिफिक एटीट्यूड्स कैसे हैं दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होल्ड्स टुवर्ड्स द बिजनेस. एक एक करके इन सबको समझते हैं. पहली चीज हमने क्या बोली थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री. अब देखो, किसी किसी कंट्री में स्टेबिलिटी होती है, कई जगह पे नहीं होती. जैसे कि इंडिया में अगर मैं बात करूं, एक बार सरकार आती है, वो पूरे 5 साल तक जो है सरकार चलती है. लेकिन कई बार ऐसा भी कुछ हो सकता है कि बीच में सरकार गिर जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई भी अच्छा मिनिस्टर रिजाइन कर सकता है, या मिनिस्टर्स एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, जिसकी वजह से सरकार के गिरने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से दोबारा से इलेक्शन करवाना पड़ेगा. ऐसे केस में हम बोलेंगे कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी एक कंट्री में नहीं है, जो इंडिया के केस में सच नहीं है. इंडिया के केस में मोस्टली जितने भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, सारे ही अपने जो है 5 इयर्स की टर्म्स को पूरा करते हैं. इंडिया में री इलेक्शन वाली जो है नौबत नहीं आती है ज्यादातर. लेकिन यहीं पे अगर जैसे मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो पाकिस्तान में जो मिनिस्टर्स आते हैं वो अपना टेन्योर पूरा ही नहीं कर पाते, उससे पहले ही सरकार गिर जाती है एंड उनको जो है री इलेक्शन कराना पड़ता है. तो स्टेबिलिटी जो है बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है. फॉरेन इन्वेस्टर्स भी उसी देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है.
सिमिलरली अगली चीज आती है पीस इन द कंट्री, कि कंट्री में वॉर की सिचुएशन तो नहीं है, कोई इंटरनल वॉर भी हो सकती है, एक्सटर्नल वॉर भी हो सकती है किसी दूसरे देश के साथ, तो पीस है कंट्री में या वॉर है, तो पीस ही किसी भी बिजनेस के लिए बेटर है। तो बिजनेस के लिए जैसे ही वॉर होगी बिजनेस डेफिनेटली इम्पैक्ट होता ही होता है, प्राइसेस में चेंज आ जाता है, डिमांड सप्लाई में चेंज आता है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट में चेंज आता है, बहुत चीजों में चेंज आता है। एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस, बिजनेस के टुवर्ड, आपके बिजनेस के टुवर्ड सरकार का कैसा एटीट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी जो है वो स्कूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है, तो जहां भी आम आदमी पार्टी आएगी उस पर्टिकुलर स्टेट में जो है स्कूल्स के बिजनेस को काफी अच्छा इम्पैक्ट होगा, वो उनको काफी ज्यादा फेवर करते हैं। ऐसे ही हमारी मोदी सरकार है या फिर ऐसे ही कांग्रेस की पार्टी होगी, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर बिजनेस को बहुत ज्यादा मतलब उनके नियर एंड डियर होगा, बहुत ज्यादा फेवर करते होंगे, जिसमें भी उनकी सोसाइटी उनकी पर्टिकुलर पार्टी की आइडियोलॉजी मैच होती है उस बिजनेस को वो जो है फेवर करते होंगे। तो अगर कोई ऐसी पार्टी आई जो आपके बिजनेस को फेवर करती है तो आपके बिजनेस के लिए वो अच्छा है। तो बिजनेस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मुझे यही बोलता है कि आप देखो जो भी पॉलिटिकल पार्टी आ रही है पावर में, उसका आइडियोलॉजी टुवर्ड्स योर बिजनेस कैसा है, वो आपके बिजनेस के अगेंस्ट है या आपके बिजनेस के फेवर में, और उसी अकॉर्डिंग आप एक्शन लो। अगली चीज आती है टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है। अगर सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होगी तो क्या होगा, ऑपोजिशन नहीं होगी, तो फिर आपके पास ऑप्शंस ही नहीं होंगे कि कभी सरकार बदलेगी और कभी कोई और पार्टी आएगी, तो फिर शायद आइडियोलॉजी चेंज होगा, शायद हमारे फेवर में कुछ होगा। पर मल्टी पार्टी के केस में ऐसा नहीं है, कभी एक पार्टी होती है तो कभी दूसरी पार्टी होती है पावर में, जिसकी वजह से आइडियोलॉजीज बदलती रहती है, तो बिजनेस के फेवर में होती है कभी आइडियोलॉजी, कभी बिजनेस के अगेंस्ट में होती है। सो सिंगल पार्टी सरकार है आपके कंट्री में या मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है कि बहुत सारी पार्टीज आपस में इलेक्शन में लड़ती हैं और कोई ना कोई एक पार्टी जीत जाती है। एंड लास्ट हमारे पास आता है आइडियोलॉजीज ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। तो जैसे मैंने ऑलरेडी समझाया कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की कैसी आइडियोलॉजीज हैं, कोई आपके फेवर में होगी, कोई आपके अगेंस्ट में होगी, आपको उनको समझना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना पड़ेगा। लास्टली हमारे पास आता है क्या, लीगल एनवायरनमेंट, जिसमें हम क्या बोलते हैं, लीगल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार जो है लेजिस्लेशंस क्या क्या पास कर रही है, कोई अगेन आपके अगेंस्ट होगा, कोई लेजिस्लेशन आपके फेवर में होगा, पर तुम्हें नजर रखनी पड़ेगी, तुम्हें जो है चौकन्ना रहना पड़ेगा। जैसे कोई लेजिस्लेशन पास हो, यू हैव टू चेक कि उसका तुम्हारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा एंड तुम्हें बहुत जल्दी उसी अकॉर्डिंग सही एक्शन लेना है। अगली चीज आते हैं डिसीजंस टेकन बाय द वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज। बहुत सारी एजेंसीज बनाती है गवर्नमेंट, बहुत सारी कमीशंस बनाती है जो अलग अलग डिसीजन लेती है, आपको उन पे भी नजर रखनी होगी कि कहीं तुम्हारे पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो तुम्हें अकॉर्डिंगली एक्शन लेना होगा। एंड लास्टली जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट्स, कोर्ट कैसी जजमेंट दे रही है तुम्हें नजर रखनी होगी, कोई तुम्हारे फेवर में होगी, कोई तुम्हारे अगेंस्ट हो सकती है, एंड आपको उस पर नजर रखनी है एंड आपके बिजनेस को उसी अकॉर्डिंग एक्शन लेना है जो भी आपके लिए सबसे फेवरेबल होगा। यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे ऑल द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हमने क्या किया, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट किया, जिसमें आप एग्रीगेट डिमांड सप्लाई वगैरह के बारे में लिखोगे, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज कहती हैं उस बारे में लिखोगे, सोशल एनवायरनमेंट सोसाइटी के ट्रेंड्स और वैल्यूज के बारे में लिखोगे। फिर आपका आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें आप बताओगे कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है कि नहीं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की पॉलिटिक्स हमारी कैसी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कैसी हैं पार्टीज की, एंड लास्टली लीगल एनवायरनमेंट के हमारे लॉज क्या बोलते हैं। देखो किसी भी कंपनी के लिए लॉ को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम लॉ को फॉलो करोगे सरकार तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी। अगर तुमने लॉ को फॉलो नहीं किया तो तुम्हारे को जो है सरकार ऑब्वियसली एक्शन लेगी, फाइन लगा सकती है, जेल हो सकती है। सो इट इज बेटर कि तुम लॉ को समझो और एडवांस में लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन ले लो, ताकि गवर्नमेंट को तुम्हारे ऊपर एक्शन ना लेना पड़े। तो तुम ध्यान रखो कि लेजिस्लेशंस क्या पास हो रही हैं, क्या क्या ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं, कोर्ट्स के जजमेंट्स ले रहे हैं, तुम्हें हर चीज पे ध्यान रखना है, उसी अकॉर्डिंग लॉ को फॉलो करते हुए तुम्हें बिजनेस करना है। अगली चीज, लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का हमारे पास आता है डीमोनेटाइजेशन।
डीमोनेटाइजेशन क्या था? नोटबंदी, जो शायद तुम सबने देखा होगा कि हमारे देश में क्या हुआ था, 500 एंड 1000 के जो नोट्स थे उनको डीमोनेटाइज कर दिया गया था, उनको बंद कर दिया गया था। कब हुआ था ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑन नवंबर 8, 2016। 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन किया गया था, जिसमें हमने क्या किया था, 500 एंड 1000 के जो नोट्स थे उनको परमानेंटली जो है बंद कर दिया था। डीमोनेटाइज नोट्स को हमने कर दिया था विद इमीडिएट इफेक्ट। आज रात से ही 500 और 1000 के नोट बंद हो रहे हैं इमीडिएट इफेक्ट से। उनको जो है हमने बोल दिया था कि अब से ये लीगल टेंडर नहीं होंगे, यानी कि अब से 500 और 1000 के नोट लीगली एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। अगली चीज क्या आई? दिस लेड टू 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन इनवैलिड। इससे क्या हुआ था? हमारे देश की टोटल 86% जो करेंसी थी, जो पैसा इकोनॉमी में घूम रहा था, 86% पैसा कौन सा था? जो 500 और 1000 के नोट थे, 86% ऑफ अवर टोटल करेंसी थे, जो कि अब डीमोनेटाइज हो गए थे। आपको इसकी डेट याद रखनी है कि नवंबर 8, 2016 को हुआ था, 500 और 1000 के नोट हुए थे बंद और 86% ऑफ अवर करेंसी वाज डीमोनेटाइज्ड। अब देखो ये किया क्यों था गवर्नमेंट ने? तो सबसे पहली चीज जो मेजरली सरकार ने इसको क्यों किया था, बिकॉज ये एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था और इसकी वजह से सरकार ने क्या बोला था कि अब से हम टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। सो देखो हो क्या रहा था, बेसिकली दो प्रॉब्लम्स थी। एक तो टैक्स चोरी की प्रॉब्लम थी और एक नकली नोटों की प्रॉब्लम थी। तो बेसिकली 500 और 1000 के जो नोट थे उनमें जो है बहुत सारे नकली नोट बनाए जा रहे थे और जो नकली नोट जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जो है पैसा ट्रांसफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, सो अब नकली नोटों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने क्या बोला, 500 और 1000 के नोट हम जो है सीधा सीधा बंद कर रहे हैं। तो जिस किसी ने भी 500 और 1000 के नकली नोट बनाए होंगे अब वो भी इनवैलिड हो गए, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी चीज टैक्स इवेजन। अब देखो लोग क्या करते हैं, अगर तुम ऑनलाइन अपने खाते में पैसा दिखाओगे, अपने बैंक अकाउंट में तुम पैसा दिखाओगे कि तुम्हारे पास पैसा आया है, तो तुम्हें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं। जब भी तुम कैश में ट्रांजैक्शन करोगे तो सरकार को क्या पता तुमने ट्रांजैक्शन करी है, सरकार थोड़ी ना हर किसी को देख रही है। तो जब भी कैश की ट्रांजैक्शन करोगे तुम सरकार से छुपा सकते हो कि तुम्हारे पास तो पैसा आया ही नहीं, पैसा नहीं आया तो तुम्हें टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। सो लोग क्या कर रहे थे, कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से टैक्स चोरी करना बहुत आसान हो गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम सीधा सीधा नोट को बैन ही कर देते हैं। तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास जो भी कैश पड़ा है या तो तुम इस कैश को लाके जो है बैंक में जमा करवा दो। अगर तुम बैंक में जमा कराओगे तो हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास पैसा है, तो हम तुमसे टैक्स ले लेंगे। टैक्स किस पे लेंगे? वो भी एट अ पेनल्टी रेट। सरकार ने क्या बोला, या तो तुम इस कैश को लाओ और बैंक में डिपॉजिट करवा दो। अगर तुम डिपॉजिट करवाओगे तो सरकार को पता चलेगा कि तुम्हारे पास तो पैसा था, तुमने छुपाया था, तो डिपॉजिट के बदले में पेनल्टी रेट पे तुमसे टैक्स ले लेगी सरकार। या फिर टैक्स नहीं भरना तो क्या करोगे, तो फिर इस कैश का क्या करोगे, जला दो, पानी में डाल दो, यही कर सकते हो ना। सो हुआ क्या, अगर तुम्हें अपना पैसा चाहिए तो पैसे को जाओ बैंक में डिपॉजिट करवाओ 500 और 1000 के नोट और उस पर टैक्स भरो, वरना तुम्हारे उस पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो चला गया ना टैक्स सरकार के पास। तो सरकार ने क्या किया, टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी को रोकने के लिए एक क्या लिया, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिया, जिसके अंदर अब सब लोगों को अपने कैश की मनी को बैंक में जमा करवाना पड़ा और जिसने भी काला धन अपने पास रखा हुआ था, ब्लैक मनी अपने पास रखी हुई थी, उन सबको अब बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाने के बाद पेनल्टी रेट पे टैक्स देना पड़ा। एंड नंबर 2, अगर तुम पैसा जमा नहीं कराओगे तो तुम्हारे पैसे की वैल्यू जीरो हो जाती, जिसकी वजह से मोस्टली सब लोगों ने अपना सारा पैसा बैंक में जमा करवा दिया था। तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत सारा टैक्स जो है गवर्नमेंट इकट्ठा कर पाई थी और टैक्स चोरी को सरकार ने रोक लिया था। अगली चीज इसकी वजह से देखो क्या हुई थी, इट ऑल्सो लेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मर फाइनेंशियल सिस्टम। क्या बोला कि पहले जो लोग थे ना, जो घरों में सेविंग्स करते थे, कैश की फॉर्म में सेव कर रहे थे, तो वो बैंक्स में नहीं आ पा रहा था, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में वो पैसा नहीं आ पा रहा था। अब जितना भी तुमने घर में पैसा सेव करके रखा था, अब वो सारी का सारा पैसा बैंक में आ जाएगा, तो वो एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। एंड लास्टली क्या बोला गया कि इसकी वजह से लेस कैश
या फिर कैश लाइट इकोनॉमी हम बना सकते हैं कि अब डिमोनेटाइजेशन के बाद से क्या हुआ, यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट्स और ये सारी चीजें आने लग गई, जिसकी वजह से कैशलेस इकोनॉमी बन गई, जिसकी वजह से ज्यादा पैसा बैंक में था सर्कुलेशन में। जब बैंक्स में ज्यादा पैसा रहेगा तो बैंक उस पैसे पे जो है आपको इंटरेस्ट देंगे, बैंक खुद भी उस पैसे पे इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो ये इकोनॉमी के लिए, जीडीपी के लिए काफी अच्छी चीज थी। क्या थी जे? कैशलेस इकोनॉमी, कि अब से डिमोनेटाइजेशन के बाद से ज्यादातर लोग अपना पैसा बैंक में ही रखने लग गए थे, क्योंकि लोगों को भी डर था कि गवर्नमेंट तो डिमोनेटाइज कर सकते हैं, जैसे बाद में गवर्नमेंट ने 2000 का नोट भी बंद कर दिया था। तो जिसकी वजह से लोग जो है ज्यादातर पैसा बैंक में रखते थे, जिसकी वजह से हमारी एक कैश लाइट इकोनॉमी बन पाई थी, जो कि इकोनॉमी के लिए, जीडीपी के लिए एक बार फिर से एक बहुत ही अच्छा कदम माना जाता है। तो यही था हमारा चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट क्लास 12 का, जिसमें हमने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, उसके फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके सारे डायमेंशंस, और लास्ट में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक ऑफ डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। आई होप पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पूरी वीडियो समझ आई हो। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ।